नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एएसएम क्लासेस के YouTube ऑनलाइन मंच पर। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी लोगों के पास एक अच्छी सी खूबसूरत वर्दी हो। इसी सोच के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की लाइव क्विज। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एएसएम क्लासेस के YouTube ऑनलाइन मंच। चलिए लेकर के चलता हूँ आपको पहले प्रश्न की ओर। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यदि आप सभी लोग तैयार हैं तो जल्दी से मुझे हम सब बता दीजिएगा कि हाँ, आप सभी लोग लाइव क्विज के लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने शो होने वाला है। उससे पहले आप लोग एक बार जल्दी थम्स अप कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और जवाब दीजिएगा और आनंद लीजिएगा लाइव प्रश्नोत्तरी का। सबसे पहला प्रश्न भाई आपके सामने आ ही जाता है और प्रश्न में क्या पूछा गया है वो हमें विशेष कर ध्यान रखना है कि डीएनए है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोजकर्ता कौन थे, तो हमें खोजकर्ता के बारे में बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के खोजकर्ता जो थे वो थे एलेक्स जेफरी। कौन थे दोस्तों? मैं यहां पर लिख देता हूं, एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी जो वैज्ञानिक थे, जेफरी जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था भाई? डीएनए की खोज की थी। तो डीएनए की खोज करता ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं, लगभग लोगों का सही जवाब था। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी की भाई जो है एलेक्स जेफरी जो थे, इन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और उसी के आधार पर आपको जवाब देकर के बताना। चलिए अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2, आधांत्र। ध्यान रखिएगा, आधांत्र गुहा की बात हो रही है कि भाई आधांत्र गुहा है ना, आधांत्र गुहा किसके में पाई जाती है, किसके अंतर्गत आधांत्र गुहा पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा। तो आधांत्र गुहा की यदि बात होगी तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, ब्लास्टुला, मैरुला या फिर गैस्ट्रुला या फिर प्लानुला। ठीक है, तो आधांत्र गुहा की यदि हम बात करेंगे तो आधांत्र गुहा जो है ये पाई जाती है दोस्तों गैस्ट्रुला में। किसमें पाई जाती है? गैस्ट्रुला में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लोग किया था उन सभी दोस्तों का सही जवाब। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। हर प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपके सामने रहा और क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा सा प्रश्न भी है आप लोगों के लिए। रुधिर वाहिनियां का आंतरिक स्तर किसका होता है? भाई रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, हमारी नलिकाएं जो होती है, उनका आंतरिक स्तर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? मेसोथेलियम का या फिर एंडोथेलियम का या फिर एपिथेलियम का या फिर स्तरीय एपिथेलियम का? चलिए देखते हैं आपके जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपके सामने थे। देखिएगा, बात होती है रुधिर वाहिनियों की, बात होती है रुधिर वाहिनियों की और यहाँ पर आंतरिक स्तर यानी का जो नलिकाएं हैं उनका आंतरिक स्तर के बारे में बताना है कि आंतरिक स्तर भाई किसका बना हुआ होता है। तो देखिएगा, मेसोथेलियम की यदि हम बात करेंगे तो मेसोथेलियम का नहीं बना हुआ होगा, यदि होगा तो नलिकाएं फट जाएगी। ठीक है, एपिथेलियम का नहीं होगा, यदि होगा तो नलिकाएं सिकुड़ जाएगी, स्तरीय एपिथेलियम नहीं होगा।
एंडोथीलियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हुआ। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया था उन सभी दोस्तों का सही जवाब है। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हमें ध्यान रखना है, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और 4 ऑप्शन में से अपना बस जो ऑप्शन है उसे लॉक करना है। ठीक है, चलिए लेकर के चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 में भाई क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। श्वेत तंतु रासायनिक रूप से किसके बने हुए होते हैं? हर प्रश्न अति महत्वपूर्ण रामबाण साबित होने वाला है आपकी आगामी एग्जाम के लिए, तो विशेषकर ध्यान रखिएगा। श्वेत तंतु रासायनिक रूप से किसका बना हुआ होता है? क्या कोलेजन का बना हुआ होता है, क्या इलास्टिन का बना होता है, क्या रेटिकुलन का बना होता है, या फिर मायोसिन का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। श्वेत तंतु की बात होती है, ठीक है, श्वेत तंतु की बात होती है। हमें बताना है कि श्वेत तंतु किसका बना होता है। देखिएगा यहाँ पर आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आप पहले सोच लीजिएगा और उसके बाद में जवाब दीजिएगा। तो श्वेत तंतु जो बना हुआ होता है वो बना होता है, क्या कोलेजन सही आंसर होगा, क्या इलास्टिन सही आंसर होगा, क्या रेटिकुलिन सही आंसर होगा, या फिर मायोसिन सही आंसर होगा? तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा कोलेजन। ठीक है, कोलेजन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि श्वेत तंतु की यदि बात होगी, क्योंकि श्वेत तंतु की यदि बात होगी तो श्वेत तंतु जो बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है कोलेजन का। ठीक है, किसका बना होता है? कोलेजन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। चलिए लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में भाई क्या पूछा गया है, दो तंत्रिकाओं के जंक्शन को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपने रेलवे जंक्शन का नाम सुना होगा, उसी प्रकार से दो तंत्रिकाएं आपस में मिल जाती है और मिलकर के एक जंक्शन बनाती है, तो उनको क्या कहा जाता है? क्या सिनेप्सिस कहा जाएगा, क्या सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहा जाएगा, क्या सार्कोमियर कहा जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है और प्रश्न में क्या पूछा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भाई आपके सामने है, दो तंत्रिकाओं के जंक्शन से। आपने जंक्शन का नाम तो सुना ही होगा कि दो तंत्रिकाएं आपस में मिल जाती है और मिलती है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है भाई सिनेप्सिस। क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया था उन सभी का सही जवाब है। चलिए, हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अब लेकर के चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान लगा के आप प्रत्येक प्रश्न को बस पढ़ते रहिएगा, सुनते रहिएगा, ताकि आपका हर प्रश्न जो है वो मौखिक रूप से आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? यहाँ लार में पाए जाने वाले एंजाइम की बात हो रही है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये तो हमें सभी को पता है ही सही। क्वेश्चन नंबर 6 का लार में जो एंजाइम पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, लार में जो एंजाइम पाया जाता है, लार में जो एंजाइम है ना, एंजाइम पाया जाता है वो होता है आपका ट्रिप्सिन। क्या होगा? सॉरी, ट्रिप्सिन नहीं होगा, वो होगा आपका टाइलिन, है ना, टाइलिन। लार में जो पाया जाता है एंजाइम, एंजाइम जो पाया जाता है वो होता है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, टाइलिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ग्लिनाइट गुहा किसमें पाई जाती है? भाई गुहा का नाम क्या है? ग्लिनाइट। सबसे पहली बात, गुहा का नाम क्या है? ग्लिनाइट। और पूछा गया है किसके अंतर्गत पाई जाती है? अग्रपाद में, अंश मेखला में,
पश्चिपाद में या फिर श्रेणी मेखला में? ग्लिनाइट गुहा। चलिए, ग्लिनाइट गुहा की यदि बात होगी तो देख लेते हैं आप लोगों की जवाब। ग्लिनाइट गुहा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी भी आया। चलिए वाह, श्रेणी मेखला। चलिए देखिएगा, ग्लिनाइट गुहा की यदि बात करेंगे, ग्लिनाइट गुहा की यदि हम बात करेंगे तो ग्लिनाइट गुहा जो है श्रेणी मेखला में पाई जाती है, श्रेणी मेखला के अंतर्गत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया था उन सभी दोस्तों का सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसी प्रकार से हर एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को काफी अच्छा सा प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 8 में भाई क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पुष्प विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? यहाँ बात हो रही है पुष्प की, यहाँ भारत का नहीं पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। ठीक है, मैं कोई गुलाब के पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई गुलाब के पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बात हो रही है विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। क्या वह ऑर्चिड है, क्या वह रेफ्लेसिया है, क्या वह कार्नेशन है, या फिर पेरुवियन लिली है। ठीक है, पेरुवियन लिली है। चार ऑप्शन आपके सामने थे, देखते हैं आपके जवाब। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है वो है रेफ्लेसिया। कौन सा है दोस्तों? रेफ्लेसिया। ठीक है, रेफ्लेसिया जो फूल है विश्व का सबसे बड़ा फूल है, रेफ्लेसिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, रेफ्लेसिया। अब मुझे ये बताइएगा, ये सबसे बड़ा फूल है, यदि रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है तो विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? भाई बात होती है कि बड़ा फूल तो आपने बता दिया कि भाई रेफ्लेसिया है, तो मुझे ये भी बताइएगा कि सबसे छोटा फूल कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है। चलिए देखते हैं आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे छोटा फूल। आ गई ना बात वही? अरे भाई वही बात आ गई ना, पुष्प की बात हो रही है, विश्व का और सबसे छोटा पुष्प। ठीक है, तो सबसे छोटा पुष्प जो है विश्व का वो है वोल्फेशिया। कौन सा है दोस्तों? वोल्फेशिया। हाँ, वोल्फेशिया। वोल्फेशिया क्या है? तो विश्व का सबसे छोटा फूल है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? वो है वोल्फेशिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही जवाब होगा? वोल्फेशिया। कोई सा भी प्रश्न है, आपको डाउट है, आप तुरंत यहां से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सीधा आप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, या फिर पर्सनली भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भाई आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको जवाब देकर के बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, ऑक्जेलोफाइटस किस मृदा में उगने वाला पौधा है? सबसे पहली बात आती है कि भाई ऑक्जेलोफाइटस क्या है? तो ऑक्जेलोफाइटस क्या है भाई? मृदा में उगने वाला एक पौधा है, लेकिन यह कौन सी मृदा में उगता है? क्या अम्लीय मृदा में, क्या दानेदार मृदा में, ठोस मृदा में, या फिर रेतीय मृदा में, रेतीली मृदा में? तो ऑक्जेलोफाइटस जो है ये उगता है आपका अम्लीय मृदा में। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी काफी अच्छे आपके जवाब आ रहे हैं, काफी अच्छा भी लग रहा है। तो अम्लीय वर्षा, ठीक है, सॉरी अम्लीय मृदा, यहाँ अम्लीय वर्षा की बात नहीं हो रही है, अम्लीय मृदा की बात हो रही है। अम्लीय मृदा की बात हो रही है कि अम्लीय मृदा में उगने वाला पौधा कौन सा है? ऑक्जेलोफाइटस। ठीक है, अम्लीय मृदा में उगने वाला पौधा कौन सा है? तो ऑक्जेलोफाइटस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आपको जवाब देकर के बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया? पहली बात, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में मानव कर्ण में, हमारे कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव कर्ण में पाई जाने वाली सबसे छोटी, ठीक है, क्या पाया जाता है ऐसा? स्टेपस, ठीक है, स्टेपिस देखा था ना, स्टेपिस। हाँ, सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस, और कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती, स्टेपिस है ना, स्टेपिस। और कहाँ पाई जाती है? स्टेपस नहीं है भाई, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ आप लोगों से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। स्टेपस सबसे छोटी हड्डी है और कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। आपको जवाब देकर के बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का सटीक सही जवाब क्या होगा। एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? किनको एंजाइम कहा जाता है? भाई जल्दी जवाब दीजिएगा, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है और आपको जवाब देकर के बताना है कि एंजाइम मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, वसा में पाए जाते हैं, विटामिन में पाए जाते हैं, या फिर प्रोटीन में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब। चलिए आपका समय समाप्त होता है। एंजाइम की यदि बात होती है तो एंजाइम, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रोटीन में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रोटीन में पाए जाते हैं। और प्रोटीन में क्या पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भाई क्या पूछा गया है? कोशिका का घर किसे कहा गया है? ये तो आप सिंपल सा इसका जवाब दे ही देंगे कि कोशिका का ऊर्जा घर है ना, ऊर्जा घर, तो पावर हाउस है ना, कोशिका का सेल का है ना, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। चलिए हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, आपको जवाब देकर के बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भाई जल्दी से ओपन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? ओ ब्लड है ना, जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, उन लोगों को क्या कहा जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वदाता। बिल्कुल सही जवाब दिया है, सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि ये दानी लोग होते हैं, ठीक है, ये दानी लोग होते हैं, सर्वदाता, सर्वदाता, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने रहा। भाई जब ओ वाले को आपने बोल दिया कि ये सर्वदाता है, तो भाई ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को क्या कहेंगे? अरे ए बी ब्लड ग्रुप है ना, जिसका ए बी दोनों है, उस ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को सर्वग्राही कहा जाएगा, ठीक है। जो लेने की क्षमता रखता है, जो लेने की क्षमता रखता है वो हो जाएगा सर्वग्राही, और जो देने की क्षमता रखता है वो हो जाता है सर्वदाता। तो ध्यान रखिएगा, सर्वदाता कौन है? ओ, और सर्वग्राही कौन है? ए बी, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, सर्वग्राही। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर रहा आप लोगों के सामने 16, मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 16 की।
जिस जनन से बीज रहित फल का निर्माण होता है, जिस जनन से बीज रहित फल का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? बीज रहित फल का निर्माण होता है, क्या उसे आनिषेक जनन कहा जाएगा, क्या उसे कॉमन वाटर कहा जाएगा, डॉल्फिनिया पुलकेश कहा जाएगा, या फिर उसे अमेजन मोली कहा जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देकर के बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा। तो देखिएगा जनन सभी में होगा, यदि जनन नहीं होगा तो जो बीज और पौधे वो भी नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर बीज रहित फल का निर्माण होता है, तो बीज रहित फल का निर्माण हमें पता है कि कॉमन वाटर के द्वारा नहीं हो सकता, फिर डॉल्फिनिया पुलकेश के द्वारा भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, तो यहाँ पर तुलना करके आप सीधा सा आनिषेक जनन आंसर बता सकते थे, अमेजन मोली भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अनिषेक जनन होगा तभी बीज रहित फल का निर्माण होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। तो जिन भी दोस्तों ने, जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया था, मेरे प्यारे दोस्तों, उन सभी का सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? क्लोरोफिल का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है? क्लोरोफिल गैस है भाई, क्लोरोफिल का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है? क्या उसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोफिन कहा जाता है? नहीं। क्या उसे मैग्नीशियम डाई हाइड्रोप्रोफिसिन कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। क्या उसे सिलिकॉन हाइड्रोप्रोफिन कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। तो क्या उसे डाइहाइड्रोप्रोफिसिन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। कॉपर हाइड्रोप्रोफिसिन भी नहीं कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मैग्नीशियम, यहां लिख देता हूं, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोप्रोफिसिन है ना, डाइहाइड्रोप्रोफिसिन यहां लिखा हुआ है कि हाँ मैग्नीशियम डाइहाइड्रोप्रोफिसिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। मैग्नीशियम डाइहाइड्रोप्रोफिसिन किसका नाम है? तो क्लोरोफिल का रासायनिक नाम है। बिल्कुल सही जवाब होगा आप सभी लोगों का। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में भाई क्या पूछा गया है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य क्या है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपने लाइक नहीं किया है तो आप वो भी कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, यहाँ शेयर है ना, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य क्या है? पर्णरहित को सक्रिय करने में, जल के अणुओं को तोड़ने में, ग्लूकोज के निर्माण में, या फिर CO2 के निर्माण में, CO2 के अपचयन में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा बात होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की, है ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात होती है, और प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य बताना है। तो प्रकाश ऊर्जा का मुख्य कार्य जो होगा वो होगा जल के अणु को तोड़ने में, ना, जल के अणुओं को तोड़ने में किसका इस्तेमाल होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। प्रकाश ऊर्जा मुख्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया था उन सभी दोस्तों का सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने रहा। कपाल तंत्रिकाएं की संख्या, कपाल तंत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी है? क्या हमारे शरीर में
36 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? क्या हमारे शरीर में 24 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? क्या हमारे शरीर में 18 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? या हमारे शरीर में 12 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो तंत्रिकाओं की यदि बात होगी तो मानव शरीर में कुल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12। कितनी होती है दोस्तों? 12 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। 12 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोगों का। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 20 भाई आपके सामने है, आपको जवाब देकर के बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का, मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों का निर्धारित किया था? भाई जब मटर के पौधों पर खोज करने वाला मेंडल जो था उन्होंने विषम लक्षणों को निर्धारित किया था, तो कितने विषम लक्षण थे? क्या वह 2 थे? क्या वह 5 थे? क्या वह 7 थे? क्या वह 9 थे? क्वेश्चन नंबर 20 वही आपके सामने है। तो देखिएगा, मेंडल ने मटर के पादपों को जो है विषम लक्षणों को निर्धारित किया था। तो विषम लक्षणों की कुल संख्या जो थी वो थी मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 विषम लक्षण थे। कितने थे दोस्तों? 7 विषम लक्षण थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। विषम लक्षणों की संख्या मटर के पौधों में कुल 7 थी। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको जवाब देकर के बताना है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? वह पौधे जो कि छाया में पनपते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, छाया में पनपने वाले पौधों को हेलियोफाइटस नहीं कहा जाता, उन्हें थियोफाइटस भी नहीं कहा जाता। अब देख लेते हैं आप लोगों के जवाब कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस क्या कहा जाता है दोस्तों? सियोकाइटस कहा जाता है। सियोकाइटस है ना, थोड़ा सा, हाँ सियोकाइटस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, सियोकाइटस। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर भाई रहा आप लोगों के सामने 22। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग किसे कहा गया है? हमारे शरीर का जो मुख्य श्वसन अंग होगा उसे क्या कहा गया है? तो मुख्य श्वसन अंग की यदि हम बात करेंगे तो वो कहा गया है आप लोगों का मुख्य श्वसन अंग। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब फेफड़ा। क्या होगा? नाक नहीं होगा, नाक मुख्य श्वसन अंतर्गत नहीं आता, क्लोम भी नहीं आता। फेफड़ा आपका सही जवाब होगा। फेफड़ा जो है ये मुख्य श्वसन अंग है। फेफड़ा क्या है? मुख्य श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही जवाब होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया था उन सभी दोस्तों का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सी है? वह बीमारी जो कि हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, हमारे श्वसन तंत्र हमारे सिस्टम को खराब कर देती है, ऐसी बीमारी कौन सी है? क्या वह डायरिया है? क्या वह टीबी है? क्या वह निमोनिया है? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, आपको जवाब दे करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा? देखिएगा, हमारा सिस्टम भाई नाक से लेकर के, हमारा सिस्टम जो है नाक से लेकर के फेफड़ों तक फैला हुआ होता है। ठीक है, फेफड़ों तक फैला हुआ होता है। हमारे नाक से लेकर के कहाँ तक फैला होता है? फेफड़ों तक फैला हुआ होता है। अब भाई
प्रभावित करने वाली बीमारी, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी, तो वो आपकी एक तो टीबी हो जाएगी। ठीक है, टीबी भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, फेफड़ों को खराब करती है, और निमोनिया होने के कारण निमोनिया भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, ए एंड बी दोनों आपके सही जवाब होंगे। ठीक है, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी एंड सी, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, चलिए माफी चाहता हूं आप लोगों से। बी एंड सी आपका सही जवाब होगा। बी एंड सी कहने का मतलब टीबी और निमोनिया दोनों हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, उच्च ताप, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? भाई ये प्रश्न कल भी हमारे लाइव सेशन में हो गया था, आज वापस से आपके सामने आ गया है। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहा जाता है हाइपरटेंशन। क्या कहा जाता है? मैं लिख देता हूं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को यानी का बीपी यदि बढ़ जाती है तो उस बढ़ी हुई बीपी को, ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में मछलियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ, ये भी आपको पता है भाई, मछलियों द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मछलियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है। ये प्रश्न भी कल के लाइव सेशन में आपका हो गया था। चलिए अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भाई क्या पूछा गया है? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल यदि चला जाता है तो उसे किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाएगा? तो आवश्यकता से अधिक जल यदि चला जाता है तो वह निकाला जाता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया था तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, क्योंकि यदि पौधों से जल को बाहर निकालना है तो अवशोषण का कोई संबंध नहीं होगा, उत्सर्जन का कोई संबंध नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण का कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन यदि वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल जरूर बाहर निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा गया है? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा गया है? क्या पत्ती प्रकाश का संश्लेषण करती है? क्या हरित लवक प्रकाश का संश्लेषक होता है? क्या सिस्टोमा प्रकाश का संश्लेषक होता है? क्या जड़ प्रकाश का संश्लेषक होती है? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, आपको जवाब देकर के बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिएगा यहाँ बात होती है कि प्रकाश का संश्लेषी अंगक मतलब प्रकाश को ऑब्जर्व यानी का प्रकाश को कौन संश्लेषण करता है, कौन ग्रहण करता है? तो पौधों में प्रकाश का संश्लेषण अंगक की यदि बात होती है तो पत्ती एक ऐसा अंग है जो कि प्रकाश का संश्लेषण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 28, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जिस प्रकार से सांस हम लोग लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ये पूरा सिस्टम जो है फेफड़ों के द्वारा कार्य करता है। उसी प्रकार से पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में गैस का आदान प्रदान, देखिएगा यदि हम बात करेंगे जड़ की तो भाई जड़ें तो जमीन के अंदर होती है, गैसों का आदान प्रदान नहीं कर पाएगी। रंध्र को अभी छोड़ दीजिएगा, टहनी नहीं कर पाएगी, तना नहीं कर पाएगा। रंध्र आपका सही जवाब होगा। पौधे में जो रंध्र पाए जाते हैं उन रंध्रों के माध्यम से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, पत्ती में भी देखे होंगे आपने, पत्ती में छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं तो उनके माध्यम से क्या होता है भाई,
गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 29, फेफड़ों का आकार। भाई ये तो आपको पता है ही सही कि हमारे शरीर के जो फेफड़े हैं उनका आकार कैसा है। ये मान लीजिएगा हमारे मानव शरीर में भाई ये 2 फेफड़े हैं ना, ये एक फेफड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 फेफड़े हैं। क्या गोलाकार हमारे फेफड़े होते हैं क्या? नहीं। क्या बेलनाकार होते हैं क्या? बेलन के आकार के बेलनाकार फेफड़े? नहीं। क्या शंक्वाकार होते हैं क्या? शंख की आकृति के अनुसार होते हैं क्या? हाँ हो सकता है। अंडाकार तो नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। मानव शरीर के जो फेफड़े हैं वो कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 30। भोजन का पाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो सिस्टम किस प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण होता है? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। पाचन किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। आपको 5 सेकंड के अंदर जो है प्रश्न का जवाब देकर के बताना है। 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देकर के बताना है। चलिए भाई आपका समय समाप्त होता है। क्या वह उपचयन प्रक्रिया है? क्या वह संयोजन प्रक्रिया है, अपचयन प्रक्रिया है या फिर विस्थापन प्रक्रिया है? तो हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन होता है उपचयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? उपचयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। वह प्रक्रिया होती है उपचयन प्रक्रिया। चलिए हमारी आज की लाइव प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे दोस्तों रोजाना आपके इसी प्रकार से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़िएगा ताकि आगामी आने वाली एग्जाम में हर प्रश्न आप लोग बना पाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा शून्य से लेके शिखर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगता है लगेगा तो आप सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए। लाइव सेशन को जो हमारे प्रश्नों की चल रही है उसे और भी सफल बनाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।